कल्याणपुर गांव का नाम भले ही कल्याण से जुड़ा हो, पर वहां के सीधे सादे किसान माधव का जीवन कष्टों और अभावों से भरा था। उसकी कच्ची झोपड़ी में गरीबी एक स्थायी मेहमान बन चुकी थी। माधव और उसकी पत्नी राधा का प्रेम ही उनकी एकमात्र दौलत थी। माधव दिन रात खेतों की धूल में पसीना बहाता, पर उसकी मेहनत का फल कभी भी पूरा नहीं पड़ता था। एक शाम राधा की आंखों में वह निराशा देखकर माधव टूट गया। उसे लगा कि उसकी विवशता ने उसकी पत्नी का सुख छीन लिया है। राधा, मेरी रानी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें यह जीवन देने के लिए शायद कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैं कैसा पति हूं? नहीं जी, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? आप मेरे साथ हैं। यही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। हम खुश हैं। हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए और आपका साथ। नहीं राधा, मैं तुम्हें और परेशान होते नहीं देख सकता। मैं यह नहीं सह पाऊंगा। यह मेरे पुरुषार्थ के खिलाफ है। आप इतनी चिंता न करें। हम दोनों मिलकर और मेहनत करेंगे। मैं भी आस पड़ोस में कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लेती हूँ। खुशी कहाँ है राधा? इस गरीबी ने हमारे जीवन को जमीन में दबा दिया है। मुझे लगता है मेरी इस दशा ने तुम्हें भी पीस कर रख दिया है। मैं तुम्हारी मुस्कान वापस लाना चाहता हूँ। माधव ने सारी रात जागकर एक बड़ा फैसला लिया। उसकी आंखों में एक नई बेचैनी और दृढ़ता थी। मुझे मेरी मेहनत का सही मोल नहीं मिलता। गांव में काम भी मिलना कम हो गया है। राधा, मैंने रात भर सोचा है, मैं उदयनगर शहर जाकर काम करूंगा। यहां मेहनत करके भी कुछ नहीं मिलता। शहर में कम से कम पैसे तो ज्यादा मिलेंगे। मैं मजबूर हूं राधा। पर आप शहर चले जाएंगे तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? मेरे लिए आपके बिना यहाँ कोई नहीं है। ये शहर मुझे बहुत डराता है। शहर के लोग अच्छे नहीं होते। मैं जानता हूं राधा, पर यह थोड़े ही समय की बात है। मैं वहां 1-2 साल कमाकर पैसे बचाऊंगा। फिर उन पैसों से गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोल लूंगा, ताकि हम हमेशा साथ रह सके। हमें यह मुश्किल वक्त पार करना ही होगा। इस दूरी को हमें अपनी कल की नजदीकी का साधन बनाना होगा। ठीक है, अगर आपको यही सही लगता है तो जाइए, पर मुझे वादा कीजिए आप हर हफ्ते मुझे खत लिखेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। मैं आज ही आपका सामान बांध देती हूँ। अगली सुबह माधव ने अपनी पुरानी पोटली ली। राधा की आंखों में जमा आंसू की नमी को महसूस करते हुए वह एक अनजानी उम्मीद के सहारे उदयनगर की ओर चल पड़ा। यह विदाई उनके प्रेम के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। माधव के जाने के बाद कल्याणपुर में राधा की जिंदगी और भी वीरान हो गई। उनकी झोपड़ी की चुप्पी उसे हर पल सताती थी। राधा ने अपनी बात रखी और आस पड़ोस के घरों में काम ढूंढना शुरू कर दिया। माधव जी ने मुझे मना किया था, पर मैं खाली हाथ नहीं बैठ सकती। उनकी चिंता मेरी है और मेरी चिंता उनका सुख। मैं भी हर दिन मेहनत करूंगी, ताकि जब वो वापस आए तो हमारा घर पैसों से कुछ भरा हो। राधा ने अपनी सादगी और मेहनत से गांव वालों का विश्वास जीता, पर हर शाम जब वह खाली झोपड़ी में लौटती तो अकेलापन उसे खा जाता था। उसका दिल हर पल माधव के खत का इंतजार करता था। उधर पूरा दिन चलने के बाद माधव शहर की सीमा तक पहुंचा। शहर की ऊंची इमारतें उसे अपनी गरीबी का एहसास कराती थीं। बस पहुंच गया। अब काम और रहने की जगह। यहाँ की हवा में भी पैसे की महक है। शहर में काम ढूंढना गांव जितना आसान नहीं था। माधव को कई दिन तक बिना काम के भटकना पड़ा। उसने छोटे मोटे निर्माण स्थलों पर काम मांगा, पर सबने उसे नया और अनजाना समझकर मना कर दिया। तुम गांव के लगते हो। यहाँ शहर में काम करने के लिए तेज दिमाग चाहिए, सिर्फ बल नहीं। जाओ, कोई और काम ढूंढो। माधव का आत्मविश्वास टूटने लगा। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वे 2 दिन में ही खत्म हो गए। अब वह भूखा था और रात गुजारने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी।
मैं राधा से के वादे को तोड़ रहा हूं। यह शहर मुझे निगल रहा है। क्या मैं इतनी दूर केवल अपमान सहने आया हूं? उसने कई दरवाजे खटखटाए, पर शहर के लोगों की कठोरता ने उसे सड़क पर ला दिया। तुम कौन हो? मैं किसी भी अनजान भूखे आदमी को अपने घर में नहीं ठहरा सकता। जाओ। बार बार ठुकराए जाने से माधव का दिल टूट गया। वो एक चौराहे पर बैठकर रोने लगा। तभी उसकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी, जो बाकी शहर से अलग थी। अम्मा, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? यशोदा अम्मा ने उसे अंदर बुलाया और उनकी आंखों में एक अपार ममता थी। अम्मा, मैं गांव से काम की तलाश में आया हूं। रात हो रही है और मुझे कहीं रुकने की जगह नहीं मिली। कृपा करके आज रात के लिए मुझे अपने घर में जगह दे दीजिए। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, तूने मुझे माँ कहा है। एक माँ अपने बेटे को घर के बाहर कैसे छोड़ सकती है? ये घर तुम्हारा ही है। माधव को लगा जैसे शहर की कठोरता में उसे माँ का आंचल मिल गया हो। बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। माँ, अब आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। मैं आपकी सेवा करूंगा। तू बहुत भला इंसान है, पर बेटा, इस शहर में बहुत ठग और धोखेबाज लोग भरे हैं। बहुत होशियारी से रहना। मैं ध्यान रखूंगा अम्मा। मैं कल नौकरी ढूंढने जाऊंगा। माधव ने अम्मा के पास ही रहने का फैसला किया और एक बेटे की तरह उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। अगले दिन माधव काम की तलाश में निकल गया और जल्दी ही उसे एक सेठ के गोदाम पर काम मिल गया। माधव की ईमानदारी, वफादारी और लगन ने सेठ का दिल जीत लिया और उसने उसकी पगार बढ़ा दी। माधव पूरी लगन से एक एक पैसा बचाकर एक छोटी सी थैली में रखता रहा। यह मेहनत राधा के लिए है। बस 10,000 रुपए जमा हो जाए, फिर दुकान खुलेगी और राधा मेरे पास होगी। 2 साल की अथक मेहनत के बाद माधव ने 10,000 रुपये जमा कर लिए। अम्मा, मेरे पास पूरे 10,000 रुपए हो गए हैं। मेरी जीवन भर की कमाई। अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि कोई इन्हें छीन न ले। मुझे गांव जाना होगा। बेटा, तू इतनी बड़ी रकम को अपने साथ लेकर मत जा। तू इस शहर के मशहूर और ईमानदार जमींदार कालियानंद के पास चला जा और अपने पैसे उनके पास अमानत के तौर पर रख दे। वे नेक आदमी हैं। लेकिन अम्मा, मैं किसी अनजान जमींदार पर आंख मूंद कर कैसे भरोसा करूं? बेटा, शहर के बहुत से लोग अपनी जमा पूंजी उनके पास रखते हैं। तुम बेफिक्र होकर जाओ। उनका नाम इस शहर में ईमानदारी के लिए लिया जाता है। अम्मा की बात पर विश्वास करके माधव अपने 10,000 रुपये लेकर जमींदार कालियानंद के पास पहुंचा। कौन हो तुम और इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हो? जमींदार साहब, मेरा नाम माधव है। मैं यहाँ कमाने आया हूँ। यह 10,000 रुपये मेरी जीवन भर की कमाई है, जो मैं आपके पास अमानत के तौर पर रखने आया हूँ। सही कहा माधव भाई, तुम्हें इससे बेहतर जगह कहीं नहीं मिलेगी। जमींदार की झूठी बातों पर भरोसा करके माधव निश्चिंत हो गया। 1 साल और बीता। माधव ने थोड़ी और कमाई की और तय कर लिया कि अब राधा के पास लौटना ही होगा। अम्मा, मुझे अब राधा के पास जाना है। वह जमींदार के पास अपने पैसे लेने चला गया। जमींदार साहब, मैं अब अपने गांव जा रहा हूँ। मेरी अमानत, वह 10,000 रुपए, कृपया मुझे लौटा दीजिए। तुम किस पैसे की बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुमने मुझे पैसे कब दिए थे? साहब, मैंने कुछ समय पहले ही तो 10,000 रुपए अमानत के तौर पर आपके पास रखे थे। 10,000 रुपीज? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने मुझे दिए थे? ये इतनी बड़ी रकम है कि तुम जैसे लोग तो ख्वाब में भी नहीं देख सकते। साहब, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर मैंने आपकी ईमानदारी पर भरोसा किया था। यह झूठा है। इसे मेरे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। नौकरों ने माधव को बेरहमी से बाहर निकाल दिया। वह सड़क पर बैठ गया। पूरी तरह से टूट चुका था। हे भगवान, सालों की मेहनत सब लुट गई। उस धोखेबाज ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं राधा के पास खाली हाथ कैसे जाऊंगा? उसे क्या जवाब दूंगा? रोता हुआ माधव
यशोदा अम्मा के घर लौटा और उसने पूरी आप बीती अम्मा को सुनाई। माधव बेटा, मुझे माफ कर देना। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने तुझे गलत सलाह दी। नहीं अम्मा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मेरा भोलापन और उस आदमी का लालच दोषी है। तभी पड़ोसी महिला चंदा, जो अपनी तेज बुद्धि और हिम्मत के लिए जानी जाती थी, वहां आई। उसने पूरी बात सुनी और एक गहरी सांस ली। माधव भाई, अम्मा, आप दोनों हिम्मत मत हारिए। उस लालची जमींदार को उसकी औकात दिखाने का एक तरीका है। हमें उसकी सबसे बड़ी कमजोरी लालच का इस्तेमाल करना होगा। मेरे पास एक तरकीब है। चंदा ने अम्मा से एक बड़ा पुराना संदूक मांगा। अम्मा ने एक संदूक लाकर दे दिया। चंदा ने संदूक में कुछ पुराने कपड़े और पत्थर भर दिए ताकि वह भारी लगे और उसके अंदर बहुमूल्य सामान होने का भ्रम पैदा हो। अम्मा, आप जमींदार के घर में सही समय पर आना और जोर से कहना, बहू, मेरा बेटा व्यापार करके घर लौट आया है और वह तुम्हें बुला रहा है, जल्दी चलो। हम दोनों को एक अमीर व्यापारी और उसकी पत्नी का नाटक करना होगा। चंदा ने संदूक को सिर पर रखा और माधव को लेकर जमींदार के घर की ओर चल पड़ी। उसने माधव को थोड़ा पीछे रहने और सही समय पर अंदर आने को कहा। चंदा अकेले ही जमींदार के सामने पहुंची, जहां उसकी भव्यता देखकर जमींदार के मन में लालच उमड़ आया। बहन, ये इतना बड़ा संदूक और तुम इसे अकेली उठाकर लाई हो, इसमें क्या है? मैं मसाला व्यापारी की पत्नी हूँ। मेरे पति दूर देश में गए हैं। यहाँ चोरियाँ बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए मैं यह संदूक आपके पास लाई हूँ। इसमें हमारी जीवन भर की कमाई, सोने के सिक्के और मोती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने पास सुरक्षित रखें। मैंने सुना है आप शहर में सबसे ईमानदार हैं। लाखों की दौलत, 10,000 रुपये तो इसके सामने कुछ भी नहीं। मुझे अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी ताकि यह धन मेरे पास आ जाए। बहन, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारी दौलत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। मैं तुम्हारी सेवा करके धन्य हो गया। ठीक उसी समय माधव अंदर आया। जमींदार को लगा कि यह उसकी ईमानदारी दिखाने का सही मौका है। अरे तुम देखो बहन, इस आदमी ने अपनी जमा पूंजी मेरे पास रखी थी। सुबह मुझे याद नहीं आया तो मैंने इसे चोर समझकर भगा दिया था, पर अब मुझे याद आया। भाई, तुमने सही किया जो वापस आ गए। हाँ, मैं इसे जानती हूँ। ये बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी है। अगर तुम जानती हो तो चिंता की कोई बात नहीं। मैं अभी इसके पैसे इसे दे देता हूँ। ईमानदारी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। जमींदार तिजोरी में गया और 10,000 रुपये लाकर माधव को दे दिए। माधव ने पैसे लिए और जमींदार को बिना कुछ कहे वहां से चला गया। देखा बहन, मैंने इस गरीब आदमी के पैसे सही सलामत वापस कर दिए। अब तो तुम्हें मेरी ईमानदारी पर पूरा विश्वास हो गया होगा। लाओ, अब तुम मुझे अपना यह संदूक दे दो। जमींदार संदूक लेने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि यशोदा अम्मा योजना के अनुसार घर के अंदर आ गई। बहू, जल्दी घर चलो। मेरा बेटा व्यापार करके घर लौट आया है और वह तुम्हें बुला रहा है। यह तो बहुत अच्छी खबर है। भाई साहब, अब आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे पति अपने धन को खुद सुरक्षित रख लेंगे। चंदा संदूक लेकर बाहर चली गई। जमींदार कालियानंद का चेहरा देखने लायक था। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका लालच और बेईमानी उसे शर्मिंदा कर रही थी। धोखा, मेरे साथ धोखा। लाखों की दौलत हाथ में आकर चली गई और मैंने अपने 10,000 रुपये भी गंवा दिए। मैं एक मूर्ख हूँ। माधव भाई, हमेशा याद रखना, बेईमान आदमी का लालच ही उसे हराता है। अब आप निडर होकर अपने घर जाइए और राधा के साथ सुखी जीवन बिताइए। माधव ने चंदा को उसकी अद्भुत सूझबूझ के लिए धन्यवाद दिया। उसने यशोदा अम्मा का आशीर्वाद लिया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर राधा की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि खुशी के आंसू थे। उसने माधव की मेहनत और चंदा की बुद्धिमानी की कहानी सुनी। मुझे पता था आप जरूर लौटेंगे। मुझे आप पर और अपनी किस्मत पर भरोसा था।
यह हमारी किस्मत नहीं राधा, यह हमारी ईमानदारी और अच्छे लोगों के विश्वास का फल है। माधव ने बचाए हुए पैसों से गांव के मुख्य चौक पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। दुकान चल निकली। अब उसे किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी। वह अच्छा खासा कमा रहा था और सबसे बड़ी बात, वह अपनी पत्नी राधा के साथ हर पल गुजार रहा था। उनकी छोटी सी झोपड़ी अब खुशियों से भर गई थी। माधव और राधा का जीवन इस बात का प्रमाण था कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही उसे पाने में कितनी भी देर क्यों न लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ईमानदारी, सूझबूझ और चतुराई से हम अन्याय करने वालों का सामना कर सकते हैं और अंत में जीत हासिल कर सकते हैं।